ये स्टेबल अनस्टेबल सबके बारे में बात कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं तब तक, और लोग भी जुड़ जाएंगे। ये तो हम लोग कर चुके। हाँ, इसको कीजिए, देखिए इसको, तब तक अटेम्प्ट कीजिए और लोग भी आ जाएंगे। एसएचएम है, आपने जो पढ़ा रखा है 11th क्लास में। अगर आपको याद नहीं तो थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एसएचएम में, एसएचएम की जो इक्वेशन आई थी आपकी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हम लोग इक्वेशन बनाते थे, याद कीजिए, उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था इक्वेशन को देख के, तो इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते थे पहले, के बाई एम एक्स, और याद कीजिए इसको कर देते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता था वो आता था 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो 2 पाई और ओमेगा क्या है, ओमेगा है अंडर रूट के बाई एम, ठीक है ना। तो यानी कि हो जाएगा 2 पाई m/k। तो आपको इस क्वेश्चन में के फाइंड करना है, और के को पुट कर देना है यहाँ पे, टाइम पीरियड मिल जाएगा। बताइए आंसर। बाकी सारी बातें इससे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई आंसर नहीं देगा? बोलिए कुछ, क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता कैसे चलेगा? बताइए। क्या वो नहीं हो रहा क्या? हो गया? ओ बोल दूं? तो आइए देखिए, क्या कह रहा है, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, यानी कैपिटल क्यू, ठीक है। ये है ऐसे टू चार्जेस, और बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है 2a, ठीक है, 2a। फिर क्या कह रहा है, एज अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू, यानी थर्ड चार्ज यहाँ पर रखा। क्या हुआ जी? एक आदमी बोलो ना तुम लोग। हम्म थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू ऑफ मास m, इसका मास भी दिया हुआ है, और चार्ज स्मॉल क्यू है, इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है a, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है a ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ऑल चार्जेस बीइंग ऑफ द सेम साइन, यानी सब पॉजिटिव ही है, अगर पॉजिटिव माना तो। इफ चार्ज q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द लाइन, तो याद कीजिए अगर हम इस तरफ डिस्प्लेस करते थे तो लास्ट क्लास में आपको हमने समझाया था कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती थी, ठीक है। तो इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया सपोज यहाँ,
यानी x डिस्टेंस हमने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली कह रहा है तो बहुत ही छोटा है x, लेकिन यहाँ हम आपको ज्यादा दिखा रहे हैं समझने के लिए। अब ये चार्ज यहाँ आ गया है, तो ये कैपिटल Q, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा जो यहाँ पर चार्ज पहुंच गया, और वो जो फोर्स होगा, चूंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है तो वो फोर्स क्या होगा, कम अमाउंट का होगा, ये F1 हो गया, ठीक है। और ये 2 जो है ये इसके करीब आ गया है 2 के, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इधर, यानी इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F2, ठीक है। अच्छा, यानी इस चार्ज पे, इस स्मॉल क्यू चार्ज जो अब यहाँ आ चुका है, उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्या मैं लिख दूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसमें देखो हमेशा एक बात करना कि साइन कन्वेंशन लेना, इधर लेना पॉजिटिव और इधर लेना निगेटिव, ठीक है। तो अब ये F1 जो है पॉजिटिव होगा और F2 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम ऐसा लिखें F1 माइनस F2, ठीक है। अब F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला याद करो, कुलम्स लॉ, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई F1, यानी इस चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से सेपरेशन हो गया है कितना, A A प्लस x, यानी कि सेपरेशन हो गया A प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया F1, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से यानी F2 K कैपिटल Q स्मॉल q बाई A माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q ये कॉमन आ जाएगा, आप तो ये सब कर सकते हो यार। अब क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई, बाई को छोड़ दीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम में कितना हो जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा आपका एलसीएम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, पढ़ा है ना इसको, व्हेन x इज 1 से बहुत छोटा, ठीक है ना, जानते हैं इसको। तो इसको हम वहां पर इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लेंदी कैलकुलेशन होगा। हम क्या कर रहे हैं देखिए, एक काम करते हैं, पहले इसमें से a को, क्योंकि हमको देखो यहाँ जो x जो है, x स्लाइटली डिस्प्लेस कहा है, तो यानी x जो है a से बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें x बाई ए की, तो ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम अपनी इक्वेशन में x बाई ए लेके आते हैं, तो x बाई ए लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से a को कॉमन लेना पड़ेगा। तो a को जैसे ही कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बाहर आएगा, तो हम इसको a स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस, उसी तरह से इसमें से भी ले चुके हैं ना, तभी तो डायरेक्ट लिख दिया बाहर में, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, और जब हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई ए की पावर -2 माइनस 1 माइनस एक्स बाई ए की पावर -2, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट पेज पर हमारे, तो ये आया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो था क्या था यहाँ पे। अब हम यहाँ पर इसको क्या अप्लाई कर सकते हैं, यही वाला, ये जो हमने बॉक्स में घेर के रखा है, इस वाले में अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x बाई ए जो है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2x बाई ए, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 2x बाई ए, ठीक है। फिर यहाँ माइनस था, और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस
2x/a। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? क्या हुआ जी? 1 मिनट कंप्लीट करने दो, अगर कोई डाउट होगा तो हो गया। KQ/a², अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 1 - 2x/a -1 -2x/a। तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, और ये -2x/a -2x/a ऐड होके 4x/a हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा -4kqx/a³ हो जाएगा। ये मेरा नेट फोर्स आ गया। और याद करो, अभी जब पिछले पेज पर लिखा था F = -kx, F = -kx जो है हमको क्या बताता है? SHM का इक्वेशन, यानी ये जो पार्टिकल है, यानी चार्ज पार्टिकल, ये क्या करेगा? SHM करने लगेगा। तो SHM करने लगेगा तो हमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2π√m/k। यही वाला k, x का जो कोफिशिएंट है वो k कहलाता है। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? ये है x का कोफिशिएंट, यानी ये हो गया मेरा k। तो अब हम डायरेक्ट टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2π√m/k। k कितना है? 4k कैपिटल Q स्मॉल q छूट गया है लगता है, हाँ स्मॉल q, ठीक है, k q स्मॉल q और ऊपर चला जाएगा a q। ये आ गया टाइम पीरियड। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? बोलिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। तो अब आगे चलें, क्वेश्चन कर लिया। देखिए सेम क्वेश्चन एक और है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। स्लाइटली डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए है। हमारा इलेक्ट्रिक चला गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब दिख रहा है? फिर से बताना पड़ेगा क्या? देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा था ना, इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, और टाइम पीरियड पूछेगा और स्लाइटेड डिस्प्लेस कह रहा है, तो आप एसएचएम याद कीजिए, एसएचएम में भी यही काम करते थे हम लोग। स्लाइटेड डिस्प्लेस होता था तो हमारे पास एक इक्वेशन आती थी F = -kx। तो वो इक्वेशन है हमारे पास F = -kx। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो दे रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिड पॉइंट पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। मान लिया कि एक्स डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो जब हम एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर दो फोर्स लगेगा। एक F1 कह दिया, इसको 1 कह दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, और इसको 2 कह रहे हैं, तो F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमने एक साइन कन्वेंशन यूज किया हुआ है, उसे अपने आप आ जाएगा माइनस में। तो एक राइट वाले को प्लस और लेफ्ट को माइनस, यानी कि F1 मेरा प्लस में आ गया, F2 माइनस में आ गया, तीसरे लिख दिया F1 - F2। अब ये जो कैलकुलेशन, इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को जब कर लिया है हमने, तो हमको खुद ब खुद इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया, ये खुद ब खुद आ गया। आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन। अगर खुदा ना खास्ता नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूंगा मैं, आप नोट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे, 1 + x⁴n को 1 + nx लिख सकते हैं। ये पेज हो गया सर, हो गया ना ये पेज? ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अब एसएचएम भी यूज हो गया। लास्ट डे हम लोगों ने कुछ कुछ यूज किया था, जैसे वेक्टर यूज कर रहे थे, फिर काइनेमेटिक्स को यूज किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एसएचएम भी यूज हो गया।
चलिए ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा और ट्राई करें। हो गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वैसे इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे चार्ज को फिक्स नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे दो फिगर है, एक ये और एक ये वाला फिगर होमवर्क रहेगा, कर लीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। माइनस क्यू, हाँ अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, याद है, रटा हुआ है। चलो अच्छी बात है, बहुत सही। तब तो करने की जरूरत ही नहीं, बाकी इसको होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, सबका हो गया ना? चलो आइए, तो इसका भी आंसर रटा हुआ है। कितना होगा बता दीजिए पहले वाला। पहले वाला बता दूं? चलिए आइए देख लीजिए इसको भी, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू, यहाँ पर कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है, कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है। तो पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, चार्ज फिक्स होता था तो हम लोग बीच वाले चार्ज को हम लोग इक्विलिब्रियम में मान करके दोनों फोर्स, दोनों को इक्वल एंड अपोजिट कर देते थे। और यहाँ पर तो क्लियर दिया हुआ है कि भाई ये तो बीच में रखा हुआ है, मतलब ये मिड पॉइंट पर ही है और कोई चार्ज फिक्स नहीं है। तो कोई चार्ज फिक्स नहीं है, तो इसका एक मतलब तो ये होगा कि अगर ये सब पॉजिटिव होगा तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब दूर दूर चले जाएंगे। यानी इसमें से चार्ज माइनस में होगा, अपोजिट साइन होगा। यानी ये तो कैपिटल क्यू दिया हुआ है और स्मॉल क्यू के बारे में बात कर रहा है, यानी स्मॉल क्यू का हमने डिसाइड कर लिया कि स्मॉल क्यू माइनस में ही होगा, क्योंकि अगर ये प्लस में होता तो कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ठीक है, बात हो गई हमारी। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि निगेटिव चार्ज है। अब बात करना है ये कि एक सब इक्विलिब्रियम में है, तो एक काम करते हैं, किसी एक को कंसिडर करते हैं। जैसे इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये वाला, इसको, इस चार्ज पे। तो इस चार्ज पे एक ये स्मॉल क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा, मान लेते हैं, एक काम करते हैं, एक मिनट, इसको 1 नहीं कहते, इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको हम 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पर दो फोर्स लगेगा, एक F1 और एक F2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हमको मालूम है इक्विलिब्रियम में है ये चार्ज, तो F नेट इस पर कितना होगा, 0 होगा। F नेट जो है वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपने आप माइनस भी आ जाएगा, इससे फायदा होगा हमारा। तो F1 कितना लिखेंगे, क्योंकि 1 इसको माना है, तो F1 हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 इसको माना है, तो इसका कितना फोर्स हो जाएगा, K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाई 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। के कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया स्मॉल क्यू और यहाँ बच गया कैपिटल क्यू बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। सिंपल, अपने आप आ गया। ऐसे हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि निगेटिव होगा, लेकिन नेट फोर्स लिखने से हमको सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि अपने आप आ गया। आप किसी और को भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस पर तो कोई बात ही नहीं है, ये लगाएगा इधर इक्वल फोर्स, ये भी लगाएगा इधर इक्वल फोर्स, तो ये तो अपने आप इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है हमको, और ये तो सिमिलर है उसी के जैसा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में, यानी कि सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में। अब इसको भी आप ट्राई करके देखेंगे, इसमें क्या होगा। देखो ये प्लस 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 3 प्लस है, तो इसको माइनस तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वही बात होगी कि ये सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, तो माइनस आपने डिसाइड कर ही लिया है, अच्छी बात है। तो अब आप करना ये है कि अब किसी एक चार्ज को, जैसे इसको ले लिया, इस पर हम फोर्स को देखेंगे कि फोर्स क्या क्या लग रहा है। तो ये माइनस चार्ज है तो इधर एक फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है। और ये प्लस क्यू कैपिटल ये इधर लगेगा, और ये मान लेते हैं एफ है, तो ये भी होगा एफ, ठीक है। और हम लोगों ने इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट सीखा था लास्ट लास्ट क्लास में, ये है 60 डिग्री। तो नेट फोर्स इधर लगेगा, वो कितना हो जाएगा, याद है आपको, √3F, याद है। तो ये √3F फोर्स इधर लगा, और इधर मान लेते हैं कुछ F डैश फोर्स, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं x है, तो x कितना होगा बताइए तो, r के टर्म में, r रूट r बाई √3, ये बोल रहे हो, √3/3 का मतलब तो √3/3, हाँ, तो r/√3 तो हुआ ना, ठीक है ना। सबका ही आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग तो हमको ही भुलवा दिए। ये है फिगर, इधर रेड नहीं बनाते हैं, ब्लू से बनाते हैं। ये है आपका ये वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो r/2 हो जाएगा। ये है x, तो r/2 को हम लिख सकते हैं क्या, x cos 30। cos 30 क्या होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, एकदम करेक्ट आ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो, r/√3, ठीक है। तो अब इसका फोर्स का फॉर्मूला लिख के दोनों को इक्वेट कर देना, क्यू आ जाएगा, ठीक है। मेरे को आंसर नहीं याद है इसका, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से कर लोगे। एफ डैश और √3F को इक्वल कर दोगे और तुम्हारा चार्ज स्मॉल क्यू आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा कि करना पड़ेगा, ठीक है, चलो अच्छी बात। तो इसको भी होमवर्क में ही ले लो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्यों करें, इसको भी होमवर्क में ही नोट कर लो, ठीक है। और सही क्वेश्चन है, जैसे अभी ट्राइंगल वाला किए थे, तो और सिंपल हो गया, जिसमें तो डिस्टेंस निकालना इजी हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन देखना, 2 कैपिटल क्यू है, 2 स्मॉल क्यू है, और इसमें कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स 0 है। सर जरा बैक कीजिए ना। बैक करूं, लीजिए बैक कर दिए। हो गया काम इस पेज पर। हाँ सर कीजिए। चलो, तो मैं कह रहा था कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा आप खुद से। चलिए अभी मत कीजिएगा, तब क्लास के बाद कीजिएगा, क्यों उतना। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, याद है इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको कराया था, हमने कहा था कि कुछ भी पूछ सकता है। इस बार एक्स पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन कॉमन है आपके, हमको लगता है नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है शायद, तो एक्स निकल जाएगा ना। हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस की। एक बार बता दीजिए सर। एक बार फिर से बताना पड़ेगा, मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ, याद आ जाएगा तुम लोग को। सर मतलब हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए सर। आज अच्छा थोड़ा देखो ये लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने बताया था कि यहाँ पर देखो तीन क्वांटिटीज, देखो यहाँ पर पहले क्या क्या बताया हमने कि भाई एफबीडी ड्राइंग एफबीडी को ड्रॉ करो, फोर्स दिखाओ। तो यहाँ पर फोर्स हमने देखा सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये जो एफ ई है वो टी साइन थीटा के बराबर है, और एफ ई क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया था। जी फिर सर। ये जो इसका टी का कॉस कंपोनेंट है वो एम जी के बराबर है। अब हमारे पास क्या है, टी है, थीटा है, एम है, क्यू है और एल है। ये जी पांच में से कोई भी तीन दिया रहेगा, हम दो निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो जी सर अभी जो हाँ याद आ गया ना। तो अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अभी जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना है, और एक मिनट वहां क्या क्या आया था, टेंशन, टेंशन नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। टेंशन था, थीटा था, और क्या था, चार्ज था। एक मिनट फिर से आओ, क्या क्या था, टी थीटा एम क्यू एल, 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 ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको क्या दिख नहीं रहा है, थीटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल हमको मालूम है, थीटा भी हमको मालूम है, ठीक है, क्यू भी दिया हुआ है ये भी मालूम है, एम भी मालूम है, तो और सिंपल हो गया। अब आपको टेंशन वाला इक्वेशन यूज कर करके आप टेंशन निकालोगे, तो उसको यूज करके एक्स निकाल सकते हो, आई थिंक, यानी करना पड़ेगा, क्या लगता है, याद करो ना यार, तुमको फिर से बना ही देता हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक। चलो फ्री वाई डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर क्या लगेगा, एफ ई लगेगा, और क्या लगेगा, एम जी लगेगा, और क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ थीटा कर देंगे तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये उधर हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करें भाई, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है, टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये एम जी के इक्वल है। अब हमको देखो टेंशन हमको दिया हुआ नहीं, टेंशन को गोली मारो, टेंशन की बात ही नहीं करनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा हमको दिया हुआ ना, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। अच्छा, अब ये एफ ई जो हम लिखेंगे ना वो एक्स के टर्म में आ जाएगा, जो एफ ई लिखेंगे वो एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो एफ ई कितना आ जाएगा, इसको तो वन बाई एम जी लिख दो, एफ ई को क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स निकल जाएगा, कर लोगे, ठीक है। और थीटा वेरी स्मॉल दिया हुआ है, ध्यान से, थीटा वेरी स्मॉल है, तो थीटा वेरी स्मॉल है तो उसको क्या रख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, तो एक्स इजिली आ जाएगा। कर लेंगे कि इसके आगे में मैं कर दूं, एक हो गया, क्या है आंसर बता दो, हो गया तो कर लेंगे। अच्छा कर लोगे, ठीक है। थीटा को ध्यान रखना, टेन ये याद रखना, टेन थीटा को थीटा लिखेंगे, और थीटा जब लिखेंगे तो थीटा देखो, इसको भी यहां से क्या लिख सकते हैं, ये एक्स बाई टू है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा को थीटा और साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू बाई एल, इसको यहाँ पर लिख देना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नीट में आया था शायद, ये जेई में आया था, कहीं ना कहीं आया हुआ है। चलिए अब ये सेम क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन में क्या कर दिया कि इस पूरे सिस्टम को
लिक्विड में डाल दिया। अच्छा, उससे पहले तुमको मीडियम के बारे में बात करना होगा ना। मीडियम के बारे में तो हमने बात की नहीं है। आप लोग को शायद मालूम है कि मीडियम में जब आता है दो चार्ज पार्टिकल को अगर हम मीडियम में रखते हैं, 1 मिनट, कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम, ठीक है। तो मीडियम में याद होगा क्या करते थे, मीडियम में क्या हो जाता था फोर्स का, तेज हो जाता। जैसे आइए थोड़ा सा आपको सिखाते हैं, फील दिलाते हैं। पता नहीं आप लोगों को फील है कि नहीं, नहीं मालूम। आपको हम फील दिलाते हैं कि मीडियम में रखने से क्या होगा। सर बैक कीजिए। बैक करूं ये वाला, ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा दिक्कत है। ऑनलाइन में एक चीज बहुत अच्छी अगर हो जाती, तुम लोग का अपना मोबाइल वगैरह रहता तो स्क्रीनशॉट ले देते, लेकिन तुम तो क्लासरूम में बैठे होगे। अच्छा सर, ये tan थीटा पकड़ के भी तो हम निकाल सकते हैं ना सर? नहीं, तो थीटा के बारे में वो बोल दिया ना कि बहुत स्मॉल है। नहीं मतलब आपने जैसे tan थीटा हाँ, को वो हाँ यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन आया था ना, जो क्वेश्चन आया था तो उसमें ऑप्शन, आपका तो नीट में क्वेश्चन में तो ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन में वो थीटा नहीं था, ऑप्शन में जो है ना वो थीटा नहीं था, तो इस वजह से आपको करना पड़ेगा। समझ गए। समझ गए ना। तो जो आंसर आया था उसी के अकॉर्डिंग उसमें ये वाला फॉर्मेट यूज करके एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 1/3 के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। हो गया यहाँ पे। चलिए आइए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा फील दिलाते हैं, मजा आएगा आपको, आपको समझ में आएगी बात कि क्या हो रहा है। मिटाते हैं पहले इसको, एकदम शुरू से दिलाते हैं। जैसे एक चार्ज हमने रखा, सपोज क्यू रखा, ठीक है। मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम में क्या हो सकता है। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वैक्यूम, यानी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एयर को भी वैक्यूम के ऐसा ट्रीट कर लेते थे। लेकिन मान लेते जैसे अभी एक क्वेश्चन जो दिखाया था अभी आपको यहाँ पे कि भाई इसको लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी में डाल दिया। पानी क्या होता है, H2O, H2O है ना, इसको ऐसे लिखते हैं ना, माइनस माइनस ऐसे H। अब मेरे को ज्यादा केमिस्ट्री उतनी अच्छी आती नहीं है, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। ऐसी होता है ना, पोलराइज हो जाता है ना, वाटर पोलराइज फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जैसे पानी में डाल दिया चार्ज को, तो ये चार्ज मान लेते हैं हमारे पास ये प्लस चार्ज है, चार्ज साइन नहीं दिखा है तो प्लस ही होगा। तो क्या करेगा ये, पानी के निगेटिव चार्ज को अपने सराउंडिंग में घेर लेगा क्या, याद है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन वगैरह जो हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो यानी कि इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज चलाएगा, और इसके दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो चार्ज है वो क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ रहे हो बात को, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और इसी लाइन पर एक और चार्ज मान लेते हैं कि Q है, ठीक है। और ये भी मान लेते जब ये अकेला था, जब ये अकेला था, ठीक है ना। तो इसके सराउंडिंग में भी, अब ये भी पानी में डाले हुए हैं, तो इसको सराउंडिंग में भी ऐसा ही माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ, नहीं तो फॉर्मूला तो आपको रटना ही है, और आपको रटा हुआ भी होगा फॉर्मूला, लेकिन फील आ जाएगी तो मजा आएगा, समझ में आएगा क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अब देखो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है। और ये दोनों भी आइसोलेटेड है, दूर दूर है, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड है, तो ये जो माइनस वाला चार्ज जो इसके सराउंडिंग में है वो क्या करेगा, वो उसके मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये डिस्टर्ब नहीं होगा ना, नहीं तो ये मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना मेरा फिक्स है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 इसका, ठीक है। उसी तरह से इसके साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन अब जो दोनों को पास पास ला दिए तो क्या होगा, अब देखो ये चार्ज 1 मान लो, इसको चार्ज 2 मान लो, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस क्यू पे इसका फोर्स, तो वो तो आप इजीली निकाल सकते हो कूलम्स लॉ से। लेकिन जैसे ही ये पास में आया, ये प्लस चार्ज है, तो ये जो सराउंडिंग का जो निगेटिव चार्ज है, जो कि इंड्यूस चार्ज इसका नाम देंगे, क्योंकि इंडक्शन की वजह से आया, इंड्यूस चार्ज नाम देंगे, इसके सराउंडिंग में आ गया, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा।
तो अट्रैक्ट होगा तो ये पूरे निगेटिव को अपनी तरफ जब खींचेगा, ये तो सिमेट्रिकली ये तो बराबर से खींच के अपने पास ले आया, लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा चार्ज हम ले आए, दूसरा चार्ज, वो क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो निगेटिव वाला जो पोर्शन है ज्यादा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको? इधर ज्यादा निगेटिव होगा, इधर कम निगेटिव होगा, क्योंकि ज्यादा निगेटिव को ये अपनी तरफ खींच लेगा। उसी तरह से ये वाला चार्ज भी इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा निगेटिव इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1 पे चार्ज देख रहे हैं। हम लिख रहे हैं ऐसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओनली, इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं, 2 ओनली। याद करो, आपने ये पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमने ऐसी थोड़ा सा टच किया था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आपको बताया था। लेकिन आपको पहले से मालूम था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे चार्ज के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जो 1 पे चार्ज Q लगाएगा, 2 नंबर का चार्ज लगाएगा, वो दूसरे जो इंड्यूस चार्ज है उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो हमको मालूम है कि 1 पर जो चार्ज 2 लगाएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो दोनों Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई R। बोलिए, फिर से बोलूं पूरा कि अभी अभी जो बोला था, जो बोला अभी जो बोला, हाँ। तो हमने आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको ये बताता है कि हर, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था, याद करो, जैसे Q1 है, Q2 है, ये Q3 है, इस पर मैं फोर्स पूछूं तो इसका फोर्स इधर लेते हैं, इसका फोर्स इधर लेते हैं, अब फिर कंबाइंड फोर्स करके रिजल्टेंट बना लेते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इसका जो फोर्स है इससे इंडिपेंडेंट है और इसका जो फोर्स है वो इससे इंडिपेंडेंट है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। ये सबसे पहले आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर 2 चार्जेस आ गए Q1 के पास, Q1 के लिए 2 चार्जेस आ गए, एक तो Q2 है और एक उसके सराउंडिंग में ये वाला चार्ज है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो Q1 पे जो चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है सॉरी, 2 की वजह से, वो तो कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ दोनों Q ले रखा है, तो मतलब रुक जाओ, उसको Q1 Q2 ही कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको Q1 Q2 ही ले लेते हैं। ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये इस चार्ज ने लगाया है, ध्यान रहे, अभी इंड्यूस चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो इंड्यूस चार्ज है इस Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा, ये जो इंड्यूस चार्ज है वो Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा बताइए। ये जो इंड्यूस चार्ज है Q1 के सराउंडिंग में पास पास जो फैला हुआ है, ये Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा, राइट लगाएगा या लेफ्ट लगाएगा? ये निगेटिव है, ध्यान रहे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा ना, समझ पा रहे हो? ये इधर लगाएगा क्या, ये निगेटिव चार्ज जो है इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर ही लगाएगा ना। ठीक है, और इसका भी, ये भी निगेटिव है, पूरा नेट फोर्स निगेटिव इधर लगेगा, और टू ने 1 पे इधर लगाया फोर्स, 2 ने 1 पे इधर लगाया फोर्स, ये F12 है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो हम बोलेंगे फिर यहां पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। उसको हम कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है उसका, हम सिर्फ ये बोलेंगे F इंड्यूस्ड। और ये राइटवर्ड लग रहा है और ये लेफ्टवर्ड लग रहा है, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब हम बात करेंगे नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स मेरा हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस F इंड्यूस्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम चार्ज को मीडियम में रख देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिख रहा है ना आपको? और क्यों डिक्रीज हुआ, आपको समझ में आई बात कि नहीं आई? जो समझाया समझ में आया, जो बात हम बताना चाह रहे थे? हाँ सर। ठीक है, तो इससे आपको फील आ गई कि हाँ भाई कूलम्स लॉ, जो मतलब चार्जेस को जब मीडियम में रखेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब बाकी तो फॉर्मूला आपको रटना है। इस एफ नेट का फॉर्मूला क्या बनाया गया, इस एफ नेट का फॉर्मूला हमको बताया गया कि वो होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो एक बार जेई में क्वेश्चन पूछ दिया था कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, अभी तक नीट में नहीं पूछा है लेकिन जेई में एक बार पूछा था, ऐसे ही मीडियम दे दिया और क्वेश्चन पूछ दिया उससे कि भाई जैसे यहाँ पर सब कुछ सही है, यही क्वेश्चन है मान लेते हैं, पूछा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ओनली, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ओनली। और एक्चुअली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कूलम्स ला इन मीडियम का जब भी पढ़ते हैं तो उनको ये याद रहता है, तो ये ध्यान रहे ये नेट फोर्स है। अगर इसने बोल दिया कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ओनली तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा, ये नहीं होगा। हाँ ये बोलता कि वन पे फोर्स बताइए तब ये होता, या नेट फोर्स बताइए तब ये होता, लेकिन बोल दिया कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ओनली तो ये होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वैसे आप अभी तक नीट में पूछा नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा भी नहीं, लेकिन मैं जस्ट आपको फील दिलाने के लिए बात कर रहा था कि भाई देख लो कि कैसे होता है, कैसे घटता है, तो समझ में आ गया कैसे घटता है। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग जानते हैं, शायद आपको पता भी होगा, क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और याद है भी। आप देख ही रहे हैं कि एप्सिलॉन आर क्या कर दे रहा है, एप्सिलॉन आर जो है वो नेट फोर्स को कम कर दे रहा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, 1 से बहुत ही ज्यादा होती है बेसिकली देखा जाए तो। ये फिर कैपेसिटर जब आपने पढ़ा होगा या हम लोग पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे तो आप वहां पर इसका नाम चेंज होकर डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको मीडियम का कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। अगर आपसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई एफ इंड्यूस बताओ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एफ इंड्यूस बताओ यानी कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से फोर्स बताओ, तो आसानी से निकाल सकते हैं। एफ इंड्यूस को इधर भेज दिया, दिस माइनस दिस कर देंगे, आ जाएगा। वैसे अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछने को पूछ सकता है, तो आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा मतलब फॉर्मूला नहीं है, आसानी से दिस में से इसको हटा देंगे, दिस माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ बोलिए। ऑफ मीडियम। आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी। सर बता रहा हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये कैसे आ रहा है फिर से। ये कैसे आ रहा है नहीं, ये कैलकुलेशन करके खुद से लाया गया। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये कहां से आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू दी गई। कहां, किसने दी, ये हमको दिया कूलम साहब ने। क्यों दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा कि भाई इतना फोर्स लगता है तो साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया के, और के की वैल्यू को बता दिया कि वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये उन्होंने बताया। ये कहां से आया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने बोल दिया। उसी तरह से जब हमने देखा कि ये जो फोर्स है ये कम हो गया, ये देखो नेट फोर्स क्या हो गया, घट गया, तो घटा तो किसी फैक्टर से घटा ना। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि ये 2 ने इस पर फोर्स लगाया, मान लेते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाया, और इंड्यूस चार्जेस की वजह से फोर्स लगा 5 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो ये 10 से 5 कैसे चला गया, तो भाई 10 से 5 जो हुआ बाय द फैक्टर ऑफ 2 ये 5 हो गया, यानी कि मेरा 2 फैक्टर से ये क्या हुआ, घट गया फैक्टर 2 से, तो वही फैक्टर 2 यहां पर आ गया, उसी को एप्सिलॉन आर बोल दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ और सर। इसके बारे में ज्यादा डिटेल फिर हम लोग फिर कैपेसिटर में फिर आएंगे और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, फिर वहां पर इसका फॉर्मूला वगैरह फिर वहां पर ड्राइव करेंगे कैपेसिटर में। यहाँ पर ज्यादा हम लोग चर्चा इसकी नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। एक सवाल था सर, ये पर मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो ये एप्सिलॉन नॉट है, हाँ हाँ मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोल रहे हैं हम इसको। हाँ हाँ, परमिटिविटी ऑफ इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब एक चीज है परमियाबिलिटी जो है ना सर, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे होंगे। तो परमियाबिलिटी और मिटिविटी पे डिफरेंस क्या हाँ, है सर? दोनों अलग अलग चीज है। देखो परमिटिविटी जो बात होती है वो चार्जेस के टर्म में बात होती है, ठीक है ना, वो चार्जेस के टर्म में बात हुई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं।
और परमिएबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। देखो दोनों ऐसे, सुनो बता रहे हो, मेरी बात बता रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों टर्म जो है ना, बस हम लोग का जो सिलेबस है एक्चुअली, मतलब +2 का जो सिलेबस है, उसमें हमको बस दोनों टर्म को रटने को कहा गया है। उसके बारे में +2 की बुक कहीं कुछ नहीं बोलती है कि क्या चीज है ये, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? +2 की बुक है, चाहे एनसीईआरटी उठा लो या जो भी लेवल जो भी बुक उठा लो, +2 की बुक में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, जिसको म्यू नॉट परमिएबिलिटी जो बोल रहे हैं, वो दोनों के बारे में एकदम शांति है। बस ये कांस्टेंट है, टीचर लोग भी यही बोल के निकल जाते हैं, कांस्टेंट है। अगर थोड़ा सा समझना चाहते हो दिमाग लगा के, तो बस एक बात हम समझ सकते हैं इससे कि परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी मतलब एक फैक्टर है जो बताता है कि हम कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो परमिएबिलिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। उसी तरह से परमिटिविटी एक फैक्टर है, एक मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे परमिएबिलिटी भी हम बोल सकते हैं कि मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। और परमिएबिलिटी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, जो जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उल्टा है, क्योंकि इनवर्स है ये, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखो, ठीक है ना। बस इतना ही है हमको, बस और कुछ नहीं जानना इसके बारे में, ठीक है। बात समझ में आई? अब क्लियर है आगे? तो मीडियम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, और अब यहाँ पर अप्लाई कीजिए इसको। देखिए तो ये थोड़ा सा फ्लूइड का केस आ गया, 11th में जो आपने फ्लूइड पढ़ा था। हाँ, ये वाला, हाँ एप्सिलॉन आर है ये, वही तो बता, रिलेटिव परमिटिविटी। होगा ना क्या चीज? हाँ के भी लिख सकते हैं इसको, के भी लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन आर और के दोनों एक ही चीज है, के भी लिख सकते हैं। कैपिटल के ध्यान रहे, कैपिटल के, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे किससे, इस वाले ये वाले से कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो कूलम्ब्स लॉ में आता है ना के, वो स्मॉल के होता है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के लिखते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। क्या बोल रहे हो? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, एप्सिलॉन आर दोनों एक ही चीज है, और स्मॉल के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर कि के कहां से आ गया 2 बार। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर देखो ये बॉल है, इसकी डेंसिटी दी हुई है D1, डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, दोनों की डेंसिटी D1 है। अब इस सिस्टम को इमर्स कर दिया लिक्विड में, यानी लिक्विड है यहाँ पर, इस पूरा सिस्टम को लिक्विड में डाल दिया, और लिक्विड की डेंसिटी है D2। और एक बात यहाँ बोल दिया कि थीटा जो है ना कांस्टेंट रहा, लिक्विड में डालने के बावजूद भी कांस्टेंट रहा, लिक्विड में डालने के बाद भी कांस्टेंट ही रहा। जैसे अगर मान लेते हैं सपोज दैट, थोड़ा देर के लिए इसको क्वेश्चन को अभी हटाते हैं, अभी आपको जो चीज समझाई हमने कि भाई मीडियम में डालने से फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स मेरा कम हो जाता है। तो सपोज एक थीटा वाला मीडियम लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। ये थीटा, दोनों थीटा है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, पहले एयर में था तो थीटा था, अब इसको मीडियम में डाल दिया, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को मत ध्यान से देखना, मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम में डालने के बाद ये थीटा घटेगा या सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, इस क्वेश्चन को मत ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग केस है। क्वेश्चन मेरा समझ में आया जो अभी हमने पूछा? थीटा घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? घटेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ mg है, यहाँ t है, और यहाँ fe है। मीडियम में डालने पर ये घट जाएगा, ये घटेगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार जेई में ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि थीटा नहीं घटा, यहाँ पे कह रहा है कि थीटा नहीं घटा, तो क्यों नहीं घटा होगा, क्यों नहीं घटा होगा? तो आइए देखते हैं इसको। तुम्हारी आवाज कट के आई, लेकिन हमको हल्का हल्का सुनाई दे गया, तुम बायंसी कुछ बात कर रहे थे ना? बाइंड फोर्स की बात कर रहे हो क्या? आवाज कट के आ रही तुम्हारी। एकदम रियली बता रहे हैं, और लोगों को सुनाई दे रही है वहां की आवाज?
मेरे को तो नहीं सुनाई दे रही है, एकदम कट के आ रही है आवाज। इंड्यूस फोर्स जो है ना वो इक्वल हो तो भाई। कौन सा, ये वाला, इसकी बात कर रहे हो क्या? छपरा वाली आवाज एकदम नहीं आ रही मेरे को। अभी और कौन बोला इंड्यूस फोर्स के बारे में? देखो, इंड्यूस फोर्स पर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। ये फील दिलाने की कोशिश की थी हमने, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं पालने का है, क्योंकि वो सब बुक की चीज नहीं है, वो तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए बार बार इसको बोलने से क्या फायदा, टाइम वेस्ट होगा हम लोग का। पहली बार में समझ लेते तो अच्छी बात थी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको पूरे सिस्टम को डाल दिया लिक्विड में, तो लिक्विड में डालने से क्या होगा? लिक्विड में डालने से एक चीज हम कर ही दे रहे हैं क्वेश्चन को। देखो, ये mg नीचे, मतलब mg ना कह के हम इसको वेट कह लें, वेट नीचे, इधर टेंशन, और इस तरफ क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये एयर में है, ये एयर की बात हो रही, ये एयर की बात हो रही। तो याद करो, अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg, किया था ना? अभी लास्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं उसको यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg, डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। अब फिर बार बार ये लिखें क्यों, आपको तो आता ही है। ठीक है, एयर की बात हो रही है। अच्छा, इन लिक्विड, अब लिक्विड में क्या हो जाएगा? लिक्विड में एक फोर्स एक्स्ट्रा और आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद होगा कि जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं तो क्या करता है, लिक्विड उस पर एक बाइंड फोर्स अप्लाई करता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है, इसको आप थ्रस्ट भी बोलते हैं। और वो कितना लगता है, याद है किसी को? यानी यहाँ पर एक एफ बी भी लगेगा ऊपर में, लिक्विड बी में। ऐसा जीरो जी, कितना? वी रो जो, ये रो क्या है और ये वी क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाँ सही है। और वी ऑफ द सब्सटेंस, थिकनेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी बोल दो। ठीक है, बोल सकते हैं। एक्चुअली बाइंड फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है ना? तो हम लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो कितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा, तो वही वी लिखते हैं, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का लिख देते हैं और जी हो जाता है। ठीक है, तो ये एफ बी ऊपर की तरफ लगा, अच्छी बात है। एफ बी जब ऊपर की तरफ लगा है तो इधर क्या है, इधर टी कॉस थीटा भी तो लगता है, और इधर टी साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखें यहाँ पर टी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ई डैश हो जाएगा ना, क्योंकि मीडियम आ गया है तो एफ ई डैश लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। तो क्या यहाँ से हम टी कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी माइनस वी, लिक्विड का डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी D2 दिया हुआ है, एम जी वी डू वी D2 जी। अच्छा, एम जी, एम तो दिया नहीं है, डेंसिटी ऑफ बॉल दिया है, तो क्या इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं वी D1 जी माइनस वी D2 जी। ठीक है, क्लियर है? तो फिर इस दोनों को डिवाइड करो, तो यहां से भी हमको tan थीटा क्या मिलेगा, यहां से हमको tan थीटा मिलेगा एफ ई डैश अपॉन वी D1 जी माइनस वी D2 जी। इसको भी एम जी को भी यहाँ पे वैसे ही लिख लें, एफ ई अपॉन वी D1 जी। और एंगल सेम है तो tan थीटा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इस एफ ई को क्या लिख सकते हैं, इस एफ ई को एफ ई बाई एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, एफ ई बाई एप्सिलॉन आर, एफ ई बाई एप्सिलॉन आर अपॉन वी D1 जी माइनस वी D2 जी। अब दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर सॉरी। ठीक है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कर लोगे ना? कर लिए, जा आ जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। दोनों का टेन थीटा है, दोनों को इक्वेट कीजिएगा। एफ ई कैंसिल हो जाएगा। देखिए वी और जी भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं तो मैं कर देता। अच्छा दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूँ। एफ ई बाई वी डी वन जी इज इक्वल टू एफ ई बाई एप्सिलॉन आर कर दो। और यहाँ पर वी, एक मिनट, वी तो कॉमन ले लेते हैं, डी वन माइनस डी टू और वी जी। तो वी जी कैंसिल हो गया, वी जी कैंसिल हो गया, एफ ई कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन आर उधर भेज दो। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा d1 अपॉन d1 माइनस d2। आंसर भी लिख दिया हमने। अब आप आंसर को कम से कम कॉपी कर लीजिए और इसको कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना होता है। आप लोग ऐसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है और जैसा कि बात कर रहा था वो स्टूडेंट, तो मैग्नेटिज्म शुरू हो गया है। देख लो कितना तुम लोग स्पीड चल रहे हो। तुम्हारा तो डेली क्लास होती हुई ना फिजिक्स की। हम लोग तो वीक में एक दिन पढ़ रहे हैं, डेली हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ना नोट करने दूंगा और ना करने को कहूंगा। आप खुद से कर लेंगे, नीट के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देख लेंगे, तलाश कर लेंगे। मुझे याद नहीं है किस ईयर में आया था, ये आप कर सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, यार क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं बता देता। नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्या चीज, आंसर भी याद है क्या? Yes, sir, 3. 3 We proportional. ये वाला? Yes, sir. अच्छा पता नहीं, मेरे को आंसर आंसर नहीं याद है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं आंसर है। चेक कर लीजिएगा आप लोग, चेक कर लीजिए। हैं? पहला ना? ओ क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हो क्या तुम लोग? क्वेश्चन बैंक लेके बैठते हो लगता है। चलो अच्छी बात है, ठीक है इसको कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शायद नीट में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कहेंगे कि एक बार ट्राई करो। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ट्राई करो, उसके बाद बाकी सब होमवर्क रहेगा। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में आज इंटर करना है। देखो कितना फोर्स आया, न्यू फोर्स। एफ के टर्म में देना है। एक मिनट तुम लोग अटेम्प्ट करो, मैं 1 मिनट के लिए दूर हो रहा हूँ। अरे भाई के क्यू स्क्वायर की बात नहीं हो रही है। अब देखो एक चीज, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, के क्यू स्क्वायर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है ना। यहाँ एफ के टर्म में आंसर देना है, आंसर देना है एफ के टर्म में। और आर तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आर कहाँ दिया हुआ है? और किसी का आंसर? पेन कहाँ चला गया? एफ बाई टू हाफ हो गया फोर्स। और किसी का? यही वाला आंसर, ये आंसर दिया आप लोगों ने सबने। चलिए देखते हैं। और सबसे हो गया क्या?
आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब दोनों का एरिया सेम, मतलब सब कुछ सेम, रेडियस रेडियस सब सेम है, ठीक है। हाँ, दोनों पे चार्जेस लेकिन अलग अलग दिया हुआ है, 2q और -2q, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या किया, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है भाई, सर्टेन डिस्टेंस है तो हमको तो मालूम है कि सर्टेन डिस्टेंस जब है तो फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे भाई, F इज इक्वल टू के Q1, जो यहाँ पे 2q है बेसिकली। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर लें, एक मिनट, यहाँ पर हम इसको हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2q लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो गया q, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटी कितना गया ये, 2k कैपिटल Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमको F मिल गया, ये F है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब हमसे क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन देम इज F, ठीक है, हो गया। नाउ A एंड B प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों को टच कर दिया, तो टच करने पर क्या होगा, याद है आपको, हम चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ाया था, चार्ज ऐसे भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दिया, तो दोनों में चार्ज क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इस पर 2q था और इस पर -q था, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो दोनों पर फिर सेम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये टच करने के बाद दूर दूर कर दिया, तो टच करने के बाद दूर दूर जब कर दिया तो दोनों पे स्मॉल क्यू चार्ज आ जाएगा, और वो स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज के। टोटल चार्ज कितना था, 2q माइनस क्यू, यानी कि कैपिटल Q, यानी कहने का मतलब है 2 स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q, यानी कि Q इज इक्वल टू हो गया कैपिटल Q/2। तो अब ये Q/2 दो चार्ज हो गया और सेम डिस्टेंस पे है, यानी F डैश हम कहेंगे, F डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K, चार्ज कितना आया भाई, कैपिटल Q/2, दूसरा चार्ज कितना आया, कैपिटल Q/2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आइए इसको लिखते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा K कैपिटल Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक काम करते हैं, कैपिटल Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नोट करते हैं, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, F/2, ठीक है। तो यानी इसमें हम F/2 को पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, F/8। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में बात आई? तो इस तरह से करेंगे। चले आगे, ये या तो नीट में आया या इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो एकदम सेम क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्ज मेटल स्फीयर आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स बिटवीन देम इज F, और बोल रहा रिपल्सिव, यानी दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है, ठीक है। लेकिन चार्ज कितना है नहीं बताया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे पिछले से टिपिकल है, पिछले वाले में चार्ज बता दिया था, इसमें चार्ज कितना है वो नहीं दिया है, रिपल्सिव बोला है। रिपल्सिव बोला है तो यानी कि दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है। फिर कह रहा है नाउ टू स्फीयर्स ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि जब हम कांटेक्ट में लाएंगे और सेपरेट करेंगे तो सेम चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिकली, दो आइडेंटिकल है ना मेटल स्फीयर, तो दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन कि ये दोनों पे स्मॉल क्यू आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप अज्यूम कर लोगे कि भाई पहले वाला मेटल स्फीयर था उस पर चार्ज था मान लेते हैं Q1, और दूसरे पर चार्ज मान लेते हैं Q2, ठीक है। अब आफ्टर टचिंग जो होगा दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा, तो इस पर स्मॉल क्यू, इस पर भी स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू की वैल्यू आप समझ रहे होंगे, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2/2, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब यहां पर जो फोर्स F आया, F कितना आया, K कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, जो नया वाला फोर्स होगा उसको हम F डैश कह लें, तो F डैश को क्या लिखें, K स्मॉल Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो स्मॉल Q है वो कितना है, वो है K बाई आर स्क्वायर, और स्मॉल Q है कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 बाई 2 का स्क्वायर। और अब क्या करना है, न्यू फोर्स यानी F डैश की वैल्यू दे दिया है कितना, 16F/15। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको Q1/Q2 या Q2/Q1 निकालना।
निकाल पाओगे? इन दोनों में से कोई एक जो आ जाए, जो 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 आंसर मैच करेगा। कर पाओगे? क्या लगता है? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। 16/15 और एफ कितना आया है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया है? के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। तो के तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4 को भी हम उधर भेज दें, 4 को जब हम उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, या मत भेजो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या के लिए भेज रहे हैं अननेसेसरी, रना कैलकुलेशन करने के लिए। अब क्या करें बोलो? सॉल्व हो पाएगा? सॉल्व हो पाएगा? कुछ तो बोलो। ये सॉल्यूशन इसका आपका होमवर्क है, ठीक है ना? मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्या चीज? हो जाएगा ना? ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो, अब ये नीट में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने लगोगे तो तुम्हारा 2-3-4 मिनट खर्चा हो जाएगा, तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं रहा। लेकिन अगर नीट में आने के चांसेस हैं, अच्छे क्वेश्चन आ सकता है ये। तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें आंसर को चेक करना शुरू करोगे। ये Q1 है, ऊपर वाला Q1, नीचे वाला Q2, पुट करो इसमें। Q1 Q2 1 और 2 कितना हो गया? 2 यानी 32/15। इधर है LHS में आया 32/15। इसमें देखो तो ये क्या हो रहा है? 1 + 2 3 का स्क्वायर यानी 9/4 मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 3 और 5, तो 3 और 5, 5 3 जा 15, 15 कैंसिल हो गया, ये हो गया 16। और यहाँ पर क्या आया? 3 + 5 8, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब हो गया 64, 64/4 16, यानी मैच कर रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। और हो क्या सकता है? होगा ही। जाओ तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बाकी दोनों को भी टेस्ट करके देख सकते हो। 8 और 5 दिख रहा है, 13 हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से 2 और 3 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 25/4 हो जाएगा, और यहाँ पर उससे ज्यादा होगा, यानी कि कोई मैच नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है, वैसे एक बार ट्राई करके देखना कि सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए ये सब नीट में आया हुआ क्वेश्चन। हाँ, ये नीट में एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लेना। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, 17 या 16 में आया था शायद। ठीक है, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, ये एक मिनट लगता है मिस हो गया कुछ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब मैंने पढ़ाया था वेक्टर फॉर्म। सब तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, नहीं ना? हाँ, 1 मिनट वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन से सिंपल हो जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी एक दूंगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मुझे याद आ रहा था, क्योंकि मैं सबसे लास्ट ही में पढ़ाता हूँ इसको, पूरा पढ़ाने के बाद पहले, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास इसके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद वो आप लोग कर दिएगा। ठीक है, देखो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कुछ है नहीं, कोई नई चीज नहीं है, कोई खतरनाक चीज भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। बस इससे क्या होता है, हमको फायदा हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। देखिए जैसे क्या है, एक चार्ज है मेरे पास, ये है Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज है, ये है Q2, ठीक है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, बड़ा चक्कर है इस पर, पोजीशन वेक्टर है, ये है R1 और ये है R2, ठीक है। और हमको तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है, इसको बोलते हैं R, ठीक है। ये 1 जो है 2 पर फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे F21, ठीक है। ये हुआ F21। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमको निकालने आता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? F21 का मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिख सकते हैं K Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म किसी को भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन किधर है? इस आर वेक्टर के अलोंग है इसका डायरेक्शन, इसकी तरफ। ठीक है, आर वेक्टर के अलोंग है। तो आर वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या लिखना चाहिए? हमको उसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए। यानी मेरे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आर वेक्टर। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। आर आर सॉरी आर कैप को क्या लिखते हैं? वेक्टर आर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो हम इसको ऐसे लिख दें, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का क्यूब और ये वेक्टर आर। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। अच्छा, ये आर भी हम लोग लिख सकते हैं। आर कितना हो जाएगा? आर को लिख सकते हैं ना, R2 माइनस R1। ठीक है। तो कभी कभी डराने के लिए बुक में आर की जगह R2 माइनस R1 लिखा रहता है, तो बच्चे थोड़े से डर जाते हैं। वैसे देखा जाए तो कुलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में कोई भी खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से रहेगा, वेक्टर फॉर्म लिखना आपको आता है, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए तो उसको कैसे आप कर पाओगे। सिंपल सिंपल तो ट्रायंगल स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था। ये क्यूब है जिसका साइड है ए। ठीक है, इसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं आसानी के लिए क्यू। सब क्यू है, सब क्यू है। ठीक है, और एक और आसानी के लिए हमको इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। जैसे इसको ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन 6। ठीक है, क्या लगता है फाइंड कर पाएंगे? ट्राई करते सर। करो, 2 मिनट देते हैं। आसानी के लिए सब क्यू है और सब साइड ए है। कुछ समझ में आ रहा है? सर बता दीजिए सर। मैं बताऊंगा नहीं, बस मैं हिंट दूंगा। सर तो आप हिंट को ध्यान से सुनिए। वेक्टर फॉर्म यूज करना है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म कैसे यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पे इस चार्ज नंबर 6 पे कितने फोर्सेस लगेंगे? 1 का लगेगा, 2 का लगेगा, 3 का, 4 का, 5 का,
6 का तो नहीं लगेगा, 7 का और 8 का, यानी कि 7 फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तो मैं वेक्टर फॉर्म यूज करना चाह रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म यूज करने का हमने आपको शायद क्लास में बोला भी था कि वेक्टर, जब भी वेक्टर की चीज आए ना तो उसको आई जे के टर्म में लिख लिया करो, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आई जे के टर्म में लिखने का तरीका क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे क्या कर लिया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करने के लिए ओरिजिन लेना चाहिए। तो ओरिजिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, हमको अपने हिसाब से ओरिजिन लेना पड़ेगा। तो हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हमने एक्सिस अज्यूम कर लिया, अच्छी बात है। एक्सिस अज्यूम करने के बाद अब हमको जैसे वेक्टर लिखना है, वेक्टर वेक्टर बनाना है। शायद आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा इस तरह की बात कि जैसे एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। ठीक है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 7। हम आपसे कहें कि आप बताओ ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर कितना लिखेंगे? तो आप शायद बता सकते हो कि हाँ सर 5 - 2 आई कैप प्लस 7 - 3 जे कैप, है ना? आता है ना ये लिखने आपको? ये आपको लिखने आता है? ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो बस अब इसमें भी वही काम करना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या है, आर वेक्टर ही तो लिखना है हमको। अभी जो आपको वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बताया, आर ही वेक्टर तो लिखना है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो आइए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जितने भी चार्जेस जहां जहां रखे हुए हैं उनका कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अब ये जो 2 नंबर चार्ज है कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और जेड कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा 0। उसी तरह से चार्ज नंबर 4 जो है वो वाई जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए। उसी तरह से चार्ज नंबर 8 जो है वो रखा हुआ वाई एक्सिस पर, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए, और जेड कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से अब हमको किसको किसको देखना है, 7 नंबर चार्ज। 7 नंबर चार्ज कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में तो इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए होगा, और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। उसी तरह से हम चार्ज नंबर 3 की बात करें तो वो एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट ए आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट भी ए होगा। उसी तरह से अब हमारे पास चार्ज नंबर 5 है। चार्ज नंबर 5 जो है वो एक वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट भी ए हो जाएगा, क्योंकि सबका लेंथ सेम है, साइड सेम है। अब लास्ट पे आते हैं 6 चार्ज, और 6 चार्ज कहाँ है, बीच में है। देखो वो उसका जो डिस्टेंस है, एक्स जेड प्लेन से ए है, वाई जेड एक्स वाई प्लेन से भी ए है, और वाई जेड प्लेन से भी ए है, यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा ए ए ए, और ये तो ओरिजिन है, तो ये 0 0 0। ये कोऑर्डिनेट लिखना समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप इसको सीखिए। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा वो अलग मैटर है। आपको क्वेश्चन सीखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कि आपको वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस समझना है। कोऑर्डिनेट पे किसी को परेशानी, किसी को कोई दिक्कत बताइए? नहीं है। तो अब हम एक एक फोर्स मैं लिखता हूं, बाकी सब आप लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, यानी कि इस 6 पर 1 कितना फोर्स लगाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के Q1 Q2, या तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और वेक्टर आर लिखने के लिए क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट है ए ए ए, और इसका है 0 0 0, तो a - 0 i, a - 0 j, a - 0 k, यानी कि क्या हो जाएगा, a सब में आएगा तो a को भी बाहर कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k अपॉन r का क्यूब। r क्या है, r है ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। r जो है क्या आया यहाँ पर, ए आई प्लस ए वाई, सॉरी ए जे प्लस ए के। तो इसका जो है ये निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, √2 a स्क्वायर, यानी √2a आ गया, यानी r का जो मैग्नीट्यूड आ गया √2a आ गया। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, इसका क्यूब लिखना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, √3a का क्यूब। समझ पाए? F61 लिखा तो, या एक और करके बता दूं, 7 है, एक और बता देता हूं, चलो आपके इसके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। F62 लिखना है हमको, यानी कि चार्ज 2 ने 6 पर कितना फोर्स लगाया। तो मेरा बेसिक तो वही है, k q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखना है, r लिखना है। r के लिए 2 का कोऑर्डिनेट है a00 और 6 का कोऑर्डिनेट है a में से a को माइनस करो, a में से a को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0, यानी कि i कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा। a-0j यानी कि aj, फिर a-0k यानी कि a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी a स्क्वायर a प्लस a, इसका जो क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा √2a का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से सारे फोर्सेस को लिख के हम सम कर देंगे, मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में, तो खैर नहीं आने वाला नीट में, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कूलम्ब्स लॉ का क्या क्या यूज है। ठीक है, मैं आगे चलूं, आगे आप कंप्लीट कर लोगे, इसको करना जरूर क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 3 का भी लिख दूं, चलो एक और कर देता हूं, 7 है तो एक और कर देता हूं। 3 पर क्या है कोऑर्डिनेट, a00 और k स्क्वायर, हमको r लिखना है, तो ये a-a 0 हो गया। ऐसे एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं a-a, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, प्लस a-0 a-0j, फिर प्लस a-a k, ठीक है, अपॉन अभी पहले इसी को पहले ये करते तभी अपॉन ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया ना, ये भी 0 हो गया, यानी कि सिंपल एक ही आया a, तो यानी नीचे में क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करके लिख लें, k स्क्वायर a और j कैप अपॉन a क्यूब, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉरी क्यूब था यहाँ पे, ध्यान से देखना कि ये क्या हो जाएगा, ये a सब में से कैंसिल होगा, नीचे में a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। बाकी तो आप ऐड करके देख लोगे, कुछ कैंसिल होगा कुछ कैंसिल नहीं होगा, किसी में प्लस आएगा किसी में माइनस आएगा, ठीक है। तो देख लेना, कर लेना एक बार, मेरे पास आंसर नहीं है इसका क्योंकि सब तो ऐसे ही है, कर लेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा ना, 3 हमने लिख के बता दिया, 4 अब आपको लिखना है, 4 की वजह से, 5 की वजह से, 7 की वजह से, 8 की वजह से, तो आप कर लोगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल सी चीज होती है, बहुत आप अच्छे से जानते हैं, हम ज्यादा डिफिनेशन में नहीं जाएंगे, ज्यादा फॉर्मूला में भी नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज, यानी कि जहां पर उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता हो उस जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसको मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं वो फोर्स पर यूनिट चार्ज करते हैं, F/Q। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें तो सिंपल सा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट की बात की जाती है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिर से, या अभी आप याद रख लीजिए, ऐसे आपको मालूम है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, और निगेटिव चार्ज से जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, उसकी तरफ आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूर भेजेगा, और नेगेटिव चार्ज उसको करीब लाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है अगर नहीं सही से पता रहे। जैसे एक टर्म है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ई लिख दे रहे हैं। एक टर्म है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही है क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है माने एवरी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एवरी पॉइंट इक्वल विल बी सेम, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट माने नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। हाँ सही है, आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। डजंट चेंज विथ टाइम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डजंट चेंज विथ पोजीशन, ठीक है ना। चलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। कांस्टेंट बात करते हैं टाइम के साथ रिलेशन, और यूनिफॉर्म में पोजीशन के साथ रिलेशन, ठीक है। तो इसका उल्टा भी आप समझ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब चेंज विथ पोजीशन, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चेंज विथ टाइम, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, ठीक। ये भी आपको फॉर्मूला रटा ही हुआ होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि ग्राफ बनाना है। ग्राफ शायद आपको नहीं आता होगा, या आता होगा। ये कैपिटल क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, आर डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एफ वेक्टर, ठीक है। तो एफ हमको मालूम है, हमको अभी लिखना आ गया था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर क्यूब कर देते हैं इसको, या आर स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यूब भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एफ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिफिनेशन क्या दिया था आपको, एफ बाई क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब, और ये वेक्टर आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं कहता हूं कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमको मालूम है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। तो हम एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया, और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो जब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट वर्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, और हम रिलेशन देख रहे हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, आर लिखा हुआ है ना, ये आर लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो इसका फॉर्मूला, ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसे ही आता है ना, आप जानते हैं, ठीक है। और फिर इधर जब हम बढ़ते हैं तो एक आर जो है मेरा वो क्या होता है, निगेटिव हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड में है तो वो निगेटिव होगा, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात को, ग्राफ को, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि निगेटिव चार्ज का ग्राफ बनाइए, तो निगेटिव चार्ज का ग्राफ कैसा हो जाएगा, जब हम इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर जाएंगे तो इधर होगा, यानी कि हम आर को पॉजिटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निगेटिव आएगा, जब आर को पॉजिटिव लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा, ठीक है। और जब इधर आर को निगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए चार्ज का, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ग्राफ कॉपी कर लिया, ये ग्राफ आपको आना चाहिए अभी, और इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन भी बताएंगे अभी थोड़ा देर में, एक दो क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन, जस्ट सर ग्राफ हाँ बोलिए, क्या है, एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या चीज, ग्राफ जो है वो फिर समझा दीजिए ना, समझ में नहीं फिर आ समझा रहा। दें, ठीक है ठीक है। ये पहले, अच्छा एक मिनट, ये ग्राफ का कुछ नेचर आपको मालूम है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है,
ठीक है। उसी तरह से y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिखें या x स्क्वायर लिखें तो उसका ग्राफ होता है ऐसा, इसको बोला जाता है हाइपरबोला। अगर x होता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता। यानी देखो क्या है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे, ग्राफ प्लॉट करने का तरीका ये होता था कि आपको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए थे, ठीक है। तो पॉइंट्स की बात अगर हम यहाँ पर करें तो x को अगर हम x0 लेंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। y मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी ये कभी इस लाइन को टच ही नहीं करेगा, इसलिए ये ऐसे रहता है। उसी तरह से y को 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी ये कभी टच नहीं होगा। तो ये ग्राफ का ये है, इस तरह के ग्राफ का y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो ऐसे बनाया है ये वाला तरीका, ये ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या किया है, इधर दिया है r, इधर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज पार्टिकल से राइटवर्ड हम मूव कर रहे हैं, राइटवर्ड जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, वो राइटवर्ड ही है, ठीक है ना। और राइटवर्ड को हमने पॉजिटिव, इधर को हमने पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है, और लेफ्ट को हमने निगेटिव साइन लिया है, ठीक है। तो राइट जब हमने पॉजिटिव साइन लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, इधर ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो राइटवर्ड हम जब चल रहे हैं तो आर मेरा पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाइन ये वाली है, आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव लाइन ये वाली है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और ग्राफ का नेचर तो हमको मालूम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ का नेचर हमको मालूम है कि भाई ऐसा होता है, तो ऐसे बना दिया। अब हम लेफ्ट साइड जब हम मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो मेरा आर निगेटिव होगा, और देखो ध्यान से लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहां बताया था, तो इसलिए ऐसा ग्राफ बन गया। अब ये इसको कर लेंगे इधर, ठीक है, अब समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन तो बना ही नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, फॉर्मूला रटा हुआ है, आप लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻9, ये 2 इंटू 10⁻⁻6, और आर स्क्वायर यानी कि 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000 न्यूटन पर कूलम आ गया। चलो अच्छी बात है। यहां पर देखो, यहां पर भी ये जो वेक्टर के साथ ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, √2 into that. √2 2000√2, ठीक है ना, बस इसीलिए तो दोनों सेम लिया था हमने, ठीक है, समझ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहां पर देखो इसका क्या होगा, डेटा वही है ध्यान से, इसलिए हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 2000, ठीक है, डेटा वही है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लिए कि आपको क्लियर बात समझ में आए। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0, और इसका सर 2 into that अर्थात 400 4000, ठीक है ना, समझ रहे हैं। डायरेक्शन किधर होगा, राइट या लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट राइट, राइट, ठीक है ना, दोनों का इधर होगा, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। इसका बताओ तो कितना होगा। अब ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, ये ऐसे ही है। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्वेश्चन, सॉरी फोर्स में भी क्वेश्चन किया था, कूलम्ब लॉ में भी। नेट फोर्स किधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा, निकाल के बताइए। टाइम लग गया इसमें।
क्या हुआ? हो गया? इन अपवर्ड डायरेक्शन √2 k स्क्वायर बाय 2a। अपवर्ड? अरे अपवर्ड कैसे होगा? सॉरी डाउन, वो नीड इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। हाँ वही तो। और कितना होता है? वैल्यू √2 k स्क्वायर बाय 2a। √2k क्यू बाई q स्क्वायर बाय 2a। क्यू स्क्वायर क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसको एक ही क्यू आता है ना। ओ सॉरी सर, 2a स्क्वायर होगा ना नीचे में। 2 स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर। नो सर, 2a स्क्वायर। तो फिर √2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो तो क्या किया। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मैं करूं क्या? अरे भाई ये चारों चार्ज है, ये सेपरेशन कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस a/√2 होगा क्या? ये वाला a/√2 होगा। सबके लिए a/√2, सबके लिए a/√2, यानी सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका भी इधर, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका भी इधर, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सबको ई मान लो, ठीक है ना। यानी कि इधर 2e हो गया, इधर भी 2e हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे? √2 टाइम्स 2e, यानी कहने का मतलब है 2√2e। अच्छा e कितना हो जाएगा? e हो जाएगा KQ बाई, कितना डिस्टेंस है? a/√2, यानी कि a/√2 का स्क्वायर। तो 2√2 KQ बाई a स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये हो गया 4√2 KQ बाई a स्क्वायर। ठीक है, समझ पाए? सर हाँ। √2 टाइम्स 2a कैसे होगा? अरे वो वेक्टर का रूल है ना, ये वेक्टर ये है परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पर 90 डिग्री बना ना, ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए कह रहे हैं, वेक्टर को गोली मारो, वेक्टर की बात नहीं है। ये ए है, ये भी ए है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? √2a ही तो होता है। नहीं समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है कि बताना पड़ेगा फिर से? ठीक है ना। तो यही है, इसलिए √2 टाइम्स 2 लिख दिया और सॉल्व कर लिया। चलो आगे क्या, आगे कोई क्वेश्चन है? आगे तो सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है। हम्म। आगे बच्चा वाला क्वेश्चन। हो जाएगा ना? वही अभी वेक्टर फॉर्म जो बताया था, आर लिखना है, आर बस आर लिखना है। अभी तो बहुत सारा क्यू वाला क्वेश्चन किए ही थे। चलो ये सब अब बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा आगे टाइप में पूछते हैं, कहाँ है? ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको भी। ये भी वही काम है, यहाँ पर दे दिया है आपको, अपने से कर लीजिएगा। हाँ ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, फोर्स में कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया था। हाँ देखो तो, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा वाला तो सर आप खूब हम क्या? सर फास्ट मत कराइए। कौन कराए? ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए तुम्हारी बात को, आवाज आ रही ना? हाँ हम आपकी बात नहीं समझ पाए। हमने कहा कि अब ये सब कुछ, हाँ बोलिए, बोलो बोलो बोलो। ये वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं क्या? ये वाला
अच्छा चलिए ठीक है, इसको कीजिए तब। ठीक है, हम स्लो स्लो हो जाते हैं। नहीं, एक्चुअली हम फास्ट इसलिए हो रहे थे कि आप लोगों ने बताया है कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर चुके हैं, हम इसी वजह से थोड़ा फास्ट चल रहे थे, और कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा तो मेन मुद्दा यही होता है कि स्टूडेंट जो हम पढ़ाएं वो सीख, ठीक है ना। सर एक्चुअली हम क्वेश्चन को लिख नहीं पा रहे। अच्छा क्या कर पा रहे, एक मिनट, पीछे से आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, और स्टूडेंट भी बोल रही है। हाँ बोलो। सर मैं भी कह रही कि हम क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा, लिख नहीं पा रही हो, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, चलो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। ठीक, लिखो। सर चेंज कीजिए। ये हो गया ना, कर लोगी? ठीक है, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नोट कर लिए ना, इसको कर लेना, आसान क्वेश्चन है। हाँ चेंज कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं भी बुक में कॉमन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आप कर लिए इस टाइप का, ये वाला आगे इसको आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ ये फिर वही वही वाला क्वेश्चन है, आर लिखना है आपको, आर आपको यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे, बस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या आर वेक्टर बाई आर क्यूब, तो कर लेंगे इसको। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक जैसा जैसे हम लोगों ने वो क्यूब वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है। इसको कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला आपके लेवल का है, दूसरा थोड़ा सा आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि वो नीट में नहीं आता इस तरह का। तो पहला आप कर लीजिए, वैसे चाहे तो दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं, मना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था शायद कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ। कुछ आया आंसर? ये इनफाइनाइट तक है, ध्यान रहे, ये इनफाइनाइट तक है, ये मत समझिएगा। ये डैश 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 दिया हुआ है ना, इसका मतलब इनफाइनाइट तक है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। Their answer will be maybe KQ. कितना? KQ. Sorry sir. ओनली के क्यू? Maybe sir. मे बी। अच्छा, और किसी का? और किसी के पास आंसर है? कोई और भी बोल रहा था शायद। कर दीजिए सर। कर दो। सर इनफाइनाइट प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या चीज के लिए? इनफाइनाइट के लिए? हाँ देखो, अभी लिख लिख के बता रहा हूं मैं।
ये देखो ये सारे यहाँ पर, एक मिनट ये म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। हाँ, ये ओरिजिन पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सब चार्ज सेम है यानी सब पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब जगह सेम होगा। यानी कि अगर हम नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो हमको सिंपली क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो हम ऐड कर लेते हैं सबको। तो के क्यू बाई 1², फिर दूसरा क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2², फिर तीसरा हो जाएगा के क्यू बाई 4 है, 4 है ना, 1 2 4 इस तरह से, तो 4²। आगे क्या होगा, आगे क्या हो गया, 4 के बाद क्या होना चाहिए, 1 2 4, 4 के बाद 8 होना चाहिए ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, इस तरह से होता चला जाएगा। तो खैर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म काफी है हमारे लिए। अब देखो के क्यू तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1, मतलब 1 ही लिख दो सिंपल, 1/1 क्या करना है, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो सीरीज कहलाती है, आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, पढ़ा है ना, याद है मैथमेटिक्स थोड़ा सा। तो ये जीपी में कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टाइम बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन रेशियो मेरा जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास से इसका इनफाइनाइट सीरीज का सम, यानी कि ऐसा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये जो इनफाइनाइट सीरीज का है, हाँ r इसके साथ होना चाहिए कि r 1 से छोटा हो, तो इसको जो है लिखते हैं ये a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, ये होता है सम। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 है, तो a की जगह 1 लिख दिया, अपॉन 1 माइनस r, r कितना है, तो r है 1/4, तो ये हो जाएगा के क्यू। ये आपके नीट मिरर में आ सकता है क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा लॉगरिथमिक है, ये नहीं आएगा हमको लगता है। 4 - 1 3/4, यानी कि ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3, यानी 4KQ/3, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तैयार किया था जिस वक्त हम नीट और जेई दोनों को साथ में पढ़ाते थे, तो इस वजह से हमने लिया था, ये मेरे पास क्वेश्चन पहले से तैयार था, तो इसलिए क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ही करिए, क्योंकि लॉगरिथमिक सीरीज आपको नहीं पढ़ना है, नीट में नहीं पूछता। क्लियर है, आगे चलें। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सिंपल वही वो इसी तरह का क्वेश्चन जो आपका फोर्स का क्वेश्चन था, याद कीजिए, जो फोर्स में क्वेश्चन था, फोर्स में भी इस तरह का क्वेश्चन किए थे। फाइंड अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगा, ये 4Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, 4Q प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगा। तो अगर हम इधर चेक करें, एक तो है, एक तो क्लियर है कि इसी लाइन पर होगा ना, लाइन के ऊपर या नीचे नहीं हो सकता, ये इसी लाइन पर होगा, ठीक है ना, इसी लाइन पर होगा। तो अगर हम इधर की चेक करेंगे, ये रीजन ले लें, ये एक जनरल तरीका है, ध्यान रखना, ये आगे मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। मैग्नेटिक में भी आप लोग जैसे बता रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, स्टार्ट हो ही गया है, तो 2 वायर रख के उसमें भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ होगा, एकदम सेम टू सेम इसी पैटर्न पे। खैर, तो इधर जब देखेंगे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इधर तो 0 हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर हम इधर देखें तो दोनों की वजह से इधर होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कहाँ होगा, तो यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं P पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो P पॉइंट पर होगा, तो P पॉइंट के लिए हम क्या करें भाई, हम x मान लें, यहाँ से यहाँ तक x मान लें, तरीका आपको सिखाया था, और ये क्या हो जाएगा, L - x हो जाएगा। अब यहाँ का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर लीजिए और लिख लीजिए सिंपली। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, K4Q/x², और यहाँ हो जाएगा कैपिटल Q/L - x का स्क्वायर। तो Q और Q कैंसिल हो गया, K और K कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड रूट चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/x और ये हो जाएगा 1/L - x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2L - 2x
ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2l, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2l/3। समझ में आया? क्लियर है? हो गया ना? अब इसमें देखो, अगर थोड़ा सा इसमें एक और प्रॉब्लम है। हमने तो लिख दिया कि भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया। आपको मालूम है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं? +-2 लिखते हैं। मालूम है ना ये बात? तो यहां पर भी हम स्क्वायर कर दिया, जरूर स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास आ गया एक प्लस ही वाला तो लिया, माइनस भी तो होगा। समझ पा रहे हो? इसको जैसे इसको अरेंज करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको। हम स्क्वायर रूट नहीं लेते, हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी ऐसे, एक मिनट। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स l माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? √4l माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस दोनों। तो अब अगर हम बात करें सिर्फ प्लस की, तो ये हो गया x इक्वल टू 2l माइनस एक्स। तो ये सॉल्व किया तो ये आ गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है x इज इक्वल टू -2l माइनस एक्स। इसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2l और +2x। x को उधर, 2l को इधर, तो x आ गया 2l। अब लेकिन x जो 2l आया है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x 12 का मतलब हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख चुके हैं कि कॉन्सेप्चुअली हम देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। इसलिए इस आंसर को हमको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट रूट लगा के प्लस वाला ही ले लिए थे। ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी कोई कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उस 12 पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए, सेम है, सेम टू सेम। अच्छा नहीं, माइनस है, तो ये आपके लिए होमवर्क कर देते हैं। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन को लिए हम क्यों करें, सेम क्वेश्चन को क्यों किया जाए? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आइए अब जो एक ग्राफ था उसको हम लोग देखते हैं। ये होमवर्क कर लीजिएगा, 4q माइनस q लिख लीजिएगा, हो जाएगा। आंसर बताने की कोशिश मत कीजिए। आइए ग्राफ सीखते हैं हम लोग। अब हमने जो ग्राफ आपको बनाया था, एक चार्ज का बनाया था। अब हम कह रहे हैं क्या, ये आपका q चार्ज है, ठीक है, प्लस में, और एक और हमने यहाँ पर चार्ज ले लिया, ये भी प्लस में q चार्ज है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाइए। ठीक है ना? कंबाइंड ग्राफ यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सही, आपको समझ में आ रहा है कि राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव होता है। ठीक है, कंबाइंड ग्राफ बनाना है दोनों का एक साथ। तो अब देखो, एक जनरल मेथड तो ये हुआ कि आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ग्राफ बना दीजिए। जैसे हमने पहला एक सिंगल ग्राफ का सीखा था, यहाँ डबल है, डबल का एक्स डिस्टेंस मान के आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिख के आप उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ये तो हुआ एक मतलब लेंदी मेथड हुआ, लेकिन आपको लेंदी मेथड नहीं करना है, आपको सिंपल वाला मेथड करना है। तो सिंपल वाले मेथड में हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों का अपना अपना बनाएंगे। तो हमको मालूम है प्लस चार्ज का ग्राफ हमने बनाया था, याद करो प्लस चार्ज का ग्राफ कैसा आया था? फर्स्ट और थर्ड में आया था ना, याद है? ऐसे आया था। ठीक है, ये जाके इनफाइनाइट पे मिलेगा दोनों, मतलब ठीक है, याद आ रहा है ना? तो अब वही काम कर रहे हैं कि हम इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ब्लू ही से बनाते हैं, इसको ब्लू से बनाते हैं और इसको दूसरे कलर से बना देंगे। तो पहले इसका हम बनाते हैं, तो ये ब्लू से हम बना रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और इसको येलो से बनाते हैं इसके लिए, तो ये और नीचे करना चाहिए था हमको। एक मिनट पीछे इसको और नीचे से करना चाहिए, ऐसे जाके इन्फिनिटी में मिलेगा ना ये। इसको सीख लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। और ये इसका जो ग्राफ है, ये दूसरे वाले चार्ज का,
ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये भी कलर दिख रहा है ना, ये वाला येलो कलर, हाँ दिख रहा है, मेरे मोबाइल पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है, अब ये इसको और पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, ये जाके इन्फिनिटी में। अब देखिए पहले यहाँ का देख लें, ये दोनों मिलेगा तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये भी वही होगा, उसी तरह से ये दोनों बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मिलेगा नहीं। हाँ, यहां पर मामला क्या हो रहा है, ये ऊपर है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, कहीं ना कहीं जीरो भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि कम हो जाएगा ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घटेगा, तो इसलिए और पीछे शुरू किया, और ये जो है ये ऐसा बीच में कहीं पर इक्वल है तो एकदम सेंटर पे ही होगा, और ऐसे करके ये, तो नेट रिजल्टेंट क्या हुआ, दिक्कत हुई क्या? ठीक है, तो ये जो नेट ग्राफ बना वो रेड वाला ग्राफ बना, यही ग्राफ आपका रिजल्टेंट ग्राफ हो गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ग्राफ समझ में आया कैसे बनाया? ठीक है, अच्छा, जब समझ में आ गया तो एक ग्राफ आप लोग प्लॉट कीजिए, देखते हैं कितना समझ में आया, उससे समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और बताइए कैसा होगा, हम तो देख नहीं पाएंगे। हम तो देख नहीं पाएंगे, ऐसे कैमरा से आप दिखा सकते हैं, हम फिगर बड़ा करके देख लेंगे। बताइए कैसा होगा।